Good morning, everyone. This is Sarika Chehel. Welcome back to Sahitya classes. Today we are going to start our new series that is of literary theory. And in this series, we are first going to discuss new criticism. Before coming to the topic new criticism, let's talk about what exactly is literary theory. So, literary theory is a kind of literary theory is foundational analysis, or we can say that these are foundational principles which we apply on a particular text or a literary text to comprehend or to understand it. Okay, so first let's start with our टॉपिक दैट इज न्यू क्रिटिसिज्म। तो इन न्यू क्रिटिसिज्म में क्या होता है कि अगर हम देखा जाए तो पहले के टाइप पे जो हमारा ओल्ड क्रिटिसिज्म था, ओल्ड क्रिटिसिज्म में और न्यू क्रिटिसिज्म में क्या डिफरेंस है कि जो हमारा ओल्ड क्रिटिसिज्म था इसमें हम पहले हिस्टोरिकल एनालिसिस करते थे किसी भी टेक्स्ट का, मतलब किसी ऑथर का बैकग्राउंड जानना, उस टाइम का पॉलिटिकल मतलब एंगेजमेंट क्या थी, ऑथर का क्या बैकग्राउंड था कंप्लीट, उसकी कितनी शादियां थी, कितने बच्चे थे, कंप्लीट मतलब उसका बैकग्राउंड जानने के बाद ही हम किसी वर्क की शुरुआत करते थे। उसके बाद क्या है, फिर जैसे जैसे अब क्या होता है कि जो फॉर्मलिज्म आया, अब ये तो है नहीं कि एकदम से स्टार्ट हो गया हो ये न्यू क्रिटिसिज्म। तो बहुत टाइम मतलब पहले से जो लिटरेरी क्रिटिक्स आए हुए थे जैसे कि मैथ्यू आर्नोल्ड था, टीएस इलियट था, इन लोगों ने न्यू क्रिटिसिज्म की शुरुआत कर दी थी। अब जैसे कि टीएस इलियट ने दिया था थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी, जिसमें टीएस इलियट बोलता है, क्या दिया था उन्होंने, थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी। ठीक है, अब इसमें क्या किया था उसने, वो टीएस इलियट का ये मानना था कि जो ऑथर, जो पोइट है और जो आर्टिस्ट है वो नॉर्मल इंसान से अलग होता है। पोइट की खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं होती, वो जैसे जैसे कोई पीस या कोई वर्क लिखता है उसके अंदर ही उसकी आइडेंटिटी सबमर्ज हो जाती है। ठीक है, तो जो न्यू क्रिटिसिज्म हमारी एक फॉर्मलिस्ट मूवमेंट थी। हाँ, यहाँ पे हम फॉर्मलिज्म की बात कर रहे थे। फॉर्मलिज्म क्या था, फॉर्मलिज्म के एक काइंड ऑफ दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट इज न्यू क्रिटिसिज्म एंड द सेकंड पार्ट इज रशियन फॉर्मलिज्म। रशियन फॉर्मलिज्म में ये चीज आ गई थी कि किसी भी वर्क को एनालाइज करने के लिए हमें ऑथर के इन्फ्लुएंस से बाहर निकलना होगा, उसके बैकग्राउंड के इन्फ्लुएंस से बाहर निकलना होगा। तो और ये चीज न्यू क्रिटिसिज्म में आते आते, अमेरिका तक आते आते ये हो गया कि किसी भी टेक्स्ट को एनालाइज करने के लिए उसके इंट्रिंसिक फीचर्स को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है हमें, क्योंकि जो टेक्स्ट है वो खुद में एक ऑटोनोमस आइडेंटिटी है, ऑटोटेलिक होता है, तो वो खुद में द टेक्स्ट इज कंप्लीट इन इटसेल्फ। यही न्यू क्रिटिसिज्म का मेन एजेंडा था। न्यू क्रिटिसिज्म फोकस किस पे करता था, किसी भी टेक्स्ट की क्लोज रीडिंग पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या देखा हमने, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, न्यू क्रिटिसिज्म वाज अ फॉर्मलिस्ट मूवमेंट इन लिटरेरी थ्योरी दैट डोमिनेटेड अमेरिकन लिटरेरी क्रिटिसिज्म इन द मिडिल डेकेड ऑफ 20th सेंचुरी। अब इसमें क्या था, ये जो न्यू क्रिटिसिज्म का नाम कहाँ से मिला है, ये मिला है हमें यहाँ पे जो जॉन क्रो रैनसम की 1941 की जो बुक थी न्यू क्रिटिसिज्म, द न्यू क्रिटिसिज्म, यहीं से इस मूवमेंट को अपना नाम मिला है। ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे चले तो यहाँ पे देखा जाए कि, तो हाँ, जो इसमें मेजर राइटर्स बहुत सारे थे, जैसे कि मान लो कोई भी हम एक चीज, कोई भी फील्ड में हम लोग जाते हैं तो वहां पे हमें डिफरेंट राइटर्स या फिर डिफरेंट प्लेयर्स देखने को मिलते हैं। अब जैसे कि अगर हम क्रिकेट के बारे में देखें तो चाहे विराट कोहली हो, चाहे वो रोहित शर्मा हो, तो ये सारे के सारे क्रिकेटर्स हैं और इनका अपने अपने मेथड्स हैं किसी क्रिकेट को खेलने के लिए। तो सेम चीज क्या हुई थी हमारे न्यू क्रिटिसिज्म में। न्यू क्रिटिसिज्म में हमें बहुत से राइटर्स देखने को मिलेंगे, बहुत सारे क्रिटिक्स देखने को मिलेंगे, थ्योरिस्ट देखने को मिलेंगे, जो हमें न्यू क्रिटिसिज्म के बारे में आगे बताएंगे। तो इसमें हमारा एक मेजर राइटर है आई ए रिचर्ड्स, जिसका वर्क है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। ठीक है, उसके बाद इसका एक वर्क है ऑल्सो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म के बाद इसका एक वर्क है द मीनिंग ऑफ मीनिंग। उसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जैसे जो टीएस इलियट है उसने ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट और हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम, जो ये एसेज लिखे थे, इसमें इसने नोशन को डेवलप किया था और नोशन का नाम क्या है, थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी, कि जो पोइट है उसकी खुद की कोई पर्सनालिटी नहीं होती है। अगेन ये चीज जो हमारा ये है, जो न्यू क्रिटिक्स है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे कि द न्यू क्रिटिक्स felt that this approach tended to distract from the text and meaning of a poem, entirely neglects aesthetic qualities in favor of teaching about external factors. So new criticism का मतलब ही है कि हमें जितने भी external factors हैं उनसे बाहर निकलना है, किसी पोइट की या किसी ऑथर की बैकग्राउंड के इन्फ्लुएंस से बाहर निकलना है, हमें उसके इंट्रिंसिक फीचर्स पे ध्यान देना है। और उसके इंट्रिंसिक फीचर्स कौन से होंगे, उसकी सिंबल्स, उसकी इमेजरी,
उसके अंदर जो फिगर ऑफ स्पीच जो यूज किए हुए हैं, जो टूल्स यूज किए हुए हैं, वो उन सब के बारे में हमें देखना है और उसको एनालाइज करना है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, हम नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये हमारे मेजर राइटर्स आ जाते हैं यहाँ पे। वो कौन कौन से, जैसे हमारा आई ए रिचर्ड्स है जिसने अगेन हमारा प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म वाला वो दिया था। एलन टेट की हम आगे करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टेंशन थ्योरी, इन्होंने टेंशन थ्योरी दी थी। उसके बाद विलियम एमसन के हम 7 टाइप ऑफ एम्बिग्यूटी वाला वर्क करेंगे। उसके बाद क्लिंथ ब्रुक का जिन्होंने पैराडॉक्स का एग्जाम्पल दिया, या फिर बोले कि पैराडॉक्स के बारे में जिन्होंने पैराडॉक्स को अप्लाई किया है किसी भी वर्क को एनालाइज करने के लिए, कि द पैराडॉक्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म। उसके बाद हम एफ आर लुइस जिनका ग्रेट ट्रेडिशन वाला वर्क है, जॉन क्रोडेंसम हम कर चुके हैं इनका जो न्यू क्रिटिसिज्म जो वर्क आया था 1941 में। उसके बाद रॉबर्ट पेन वेरन, उसके बाद आ जाते हैं हम लोग डब्ल्यू के वेबसाइट पे। उसके बाद ये हमारे जो दोनों हैं डब्ल्यू के वेबसाइट एंड मॉनरॉय बियर्सले, इन्होंने मिलके अफेक्टिव फैलेसी एंड इंटेंशनल फैलेसी अपना वर्क दिया था। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं आर पी ब्लैकमोर, रोनाल्ड क्रेन, लेरॉय सिरेल, फ्यूजिटिव्स। अब जो फ्यूजिटिव्स था, फ्यूजिटिव्स कौन थे? द फ्यूजिटिव पोइट्स, वो जो नेम था वो गिवन टू अ ग्रुप ऑफ पोइट्स और लिटरेरी स्कॉलर्स एट वेंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी इन नेशविल। उसके बाद अगर हम चले आगे तो इसमें क्या था, ये इसमें जो फ्यूजिटिव्स हमारा ग्रुप था, इसमें हमें 4 हमारे पोइट्स हैं जो इंक्लूड हैं, जैसे कि रॉबर्ट पेन वेरन, जॉन क्रोडेंसम, डोनाल्ड डेविल्सन एंड एलन टेट। एलन जो टेट थे वो फ्यूजिटिव जो मैगजीन थी उसके फाउंडर थे, जो फ्यूजिटिव मैगजीन है उसके फाउंडर थे एलन टेट, एंड ही वाज आल्सो पार्ट ऑफ सदर्न आर्केरियन मूवमेंट। उसके बाद क्या हुआ है नेक्स्ट, अगर हम आए यहाँ पे आई ए रिचर्ड्स, हमारे पहले राइटर्स जो हम करने जा रहे हैं वो है थ्योरिस्ट, वो है आई ए रिचर्ड्स। इनका पूरा नाम क्या है? आइवर आर्मस्ट्रॉन्ग रिचर्ड्स। 1893 टू 1979 इनको आई ए रिचर्ड्स के नाम से भी जाना जाता है। ही वाज एन इंग्लिश एजुकेटर, लिटरेरी क्रिटिक, पोइट एंड रिटोरिशियन। His work contributed to the foundation of the new criticism। अब ये यहाँ पे क्या होगा, इनके ये नीचे मेजर वर्क्स दिए हुए हैं, जैसे कि फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स, ही wrote this work in collaboration with C.K. ऑगडन। उसके बाद मीनिंग ऑफ मीनिंग इनका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। इनकी डेट्स याद रखना बहुत जरूरी है, बिकॉज आजकल की क्रोनोलॉजी में पूछा जाता है मीनिंग ऑफ मीनिंग। और ये जो वर्क है हमारे प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म और प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ये वर्क्स इनकी डेट्स हमें पूछी गई है। उसके बाद अगर हम आगे चले, यहाँ पे हमारा आ जाता है इनका एक और वर्क है द फिलोसफी ऑफ रेटोरिक। उसके बाद इनकी 4 टर्म्स हैं। इनके टर्म्स कौन कौन से, और ये नेट के क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है, इनकी सीक्वेंस पूछी गई है कि व्हाट आर दी मतलब 4 फैक्टर्स दैट डिपेंड्स ऑन द मीनिंग ऑफ अ वर्ड, दैट इज सेंस। अब सेंस क्या होता है? सेंस हमारा होता है लिटरल मीनिंग, जो हमारा डिक्शनरी मीनिंग होता है वो हमारा लिटरल मीनिंग, वो हमारा सेंस में आ जाएगा। फीलिंग में हमारा आ जाता है इमोशनल कॉनोटेशन, इमोशनल कॉनोटेशन। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हमारे टोन, टोन एंड इंटेंशन। अब इंटेंशन में क्या आ जाता है? इंटेंशन में आ जाता है ऑथर का जो पर्पस है, और टोन में आ जाता है ऑथर का एटीट्यूड। ठीक है, और ये हमें याद रखना कि ये हमें सीक्वेंस में याद करना है। उसके बाद हम आ जाते हैं एक स्टेटमेंट पे, एक टर्म पे, दैट इज सूडो स्टेटमेंट। सूडो स्टेटमेंट में क्या आया था कि दिस इज अ टर्म यूज्ड बाय आई रिसर्च टू डिस्टिंग्विश बिटवीन साइंटिफिक एंड पोएटिक ट्रुथ। अब ये क्या बोलते हैं कि जो साइंटिफिक एक्सप्रेशंस है या फिर जो साइंटिफिक हमारे पास नॉलेज होती है या जो भी चीजें होती है वो वेरीफाइबल होती है। ठीक है, वो हम किसी भी फैक्ट्स होते हैं हमारे पास जो उनको वेरीफाई करते हैं, पर जो पोइटिक लैंग्वेज है वो वेरीफाइबल नहीं होती। जैसे कि फिलिप सिडनी ने भी हमें पहले बोला था, जैसे जब प्लेटो ने पोइट्स को कंडेम किया था ये बोल के कि तुम सच नहीं बोलते, तो फिलिप सिडनी को उसको कैसे उसको डिफेंड किया था कि पोइट जो बोलता वो कभी भी सच बोलने का दावा करता ही नहीं है, तो हाउ कैन यू से कि ही इज लाइंग। तो अगेन यहाँ पे सेम चीज आ जाती है कि पोइटिक लैंग्वेज इज नॉट वेरीफाइबल, दस इट इज अ सूडो फॉल्स स्टेटमेंट। तो अब इसमें इनका एक वर्क आ जाता है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म 1929 की, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। इसमें क्या हुआ था, ये जो आई ए रिचर्ड्स हैं इन्होंने अपने जो इनके स्टूडेंट्स थे उनको वर्क दिया विदाउट लाइक ही रिमूव्ड, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ही रिमूव्ड ऑथोरियल एंड कॉन्टेक्चुअल इंफॉर्मेशन फ्रॉम 13 पोएम्स एंड आस्क्ड अंडर ग्रेजुएट्स टू राइट इंटरप्रिटेशंस। उन्होंने वो सारा का सारा इन्फ्लुएंस निकाल दिया, उन्होंने वो सारी चीजें निकाल दी उस
टेक्स्ट में से, कि जैसे कि मान लो अगर हम देखा जाए तो जरूरी नहीं कि शेक्सपियर हर किसी को पसंद आए, बट जब हम शेक्सपियर को पढ़ते हैं तो देर इज ऑलरेडी अ प्री नोशन इन आर माइंड कि वो शेक्सपियर है, कि ही इज द कैनन। तो हमारा ऑलरेडी हम उस चीज से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि शेक्सपियर ने लिखा होगा तो वो अच्छा ही लिखा होगा। बट दिस इज नॉट, जरूरी नहीं कि शेक्सपियर हर किसी को अच्छा लगे, शेक्सपियर हर किसी। तो अगेन आई रिचर्ड्स ने क्या किया कि कुछ पोएम्स अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को दी, और उन्होंने बोला, उन्होंने मतलब वो सारी ऑथोरियल और जो उनकी कॉन्टेक्चुअल इंफॉर्मेशन थी, जो बैकग्राउंड की इंफॉर्मेशन थी, वो सारी की सारी रिमूव कर दी एंड आस्क्ड to interpret those particular poems solely on the basis of their इंट्रिंसिक फीचर्स। उसके बाद क्या बोलते हैं, हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ जाता है फीड फॉरवर्ड का। अब देखो हमने फीडबैक तो सुना है, फीडबैक क्या होता है कि जब हम कोई भी चीज हो जाती है, कोई भी चीज हम कोई प्रेजेंटेशन दे देते हैं या फिर कुछ भी हमारे कोई पर्टिकुलर वर्क कर देते हैं, उसके बाद फिर हमें फीडबैक मांगा जाता है, हम फीडबैक मांगते हैं सामने वाले से कि, लेकिन वो पास्ट में होता है। तो फीड फॉरवर्ड में क्या होता है, फीड फॉरवर्ड ज्यादा मतलब कामयाब है एज कंपेयर टू फीडबैक। फीड फॉरवर्ड में क्या होता है कि इन मतलब फ्यूचर में उस चीज को करने से पहले ही हम सजेशन मांगना, चाहे वो खुद से हो चाहे वो हमारे कलीग से हो, दैट इज फीड फॉरवर्ड। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फीड फॉरवर्ड इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटिसिपेटिंग द इफेक्ट ऑफ वंस वर्क बाय एक्टिंग एज आवर ओन क्रिटिक। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि टू क्लैरिफाई अनक्लियर कॉन्सेप्ट्स। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे। ये देखो जो यहाँ पे हमारी सिमेंटिक ट्रायंगल की बात की जा रही है, जो ऑगडेन और आई रिचर्ड्स ने मिलकर सिमेंटिक ट्रायंगल दिया था। अब सिमेंटिक ट्रायंगल में क्या होता है, ये देखो ट्रायंगल में ये होता है, ठीक है। सबसे पहले हमारा क्या होता है, यहाँ पे द सिमेंटिक ट्रायंगल हैज थ्री पार्ट्स, द सिंबल और वर्ड और द रेफरेंट एंड द थॉट और रेफरेंस। अब बॉटम कॉर्नर में हमारे यहाँ पे आ जाएगा हमारा रेफरेंट, ठीक है, और यहाँ पे प्लेस्ड एट द लेफ्ट कॉर्नर इज द सिंबल, यहाँ पे आ जाएगा हमारा सिंबल, और एट द टॉप पॉइंट द कन्वर्जेंस ऑफ लिटरल वर्ड एंड द ऑब्जेक्टिव इन रियलिटी। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आइडिया, हमारा आइडिया या फिर वो ऑब्जेक्ट जिस चीज के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, ये हमें याद रखना है कि सिमेंटेड ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, आई रिचर्ड्स ने एंड ऑगडेन ने मिलके। उसके बाद हम आ जाते हैं हमारे एलन टेट पे। एलन टेट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरिस्ट इन न्यू क्रिटिसिज्म। ये हमें याद रखना है, इनके ये डेट है एंड नॉन प्रोफेशनल, इनका पूरा नाम होगा जॉन ऑर्ले एलन टेट। उसके बाद क्या होगा, ही वॉज एन अमेरिकन पोइट, एसेइस्ट, सोशल कमेंटेटर एंड पोइट लॉरिएट। अब ये चीज भी हमें याद रखनी है कि वो पोइट लॉरिएट कौन से टाइम पीरियड से कौन से टाइम पीरियड तक थे, ये हमें याद रखना है। उसके बाद इनके मेजर वर्क्स आ जाते हैं। इनका मेजर वर्क हो गया और टू कॉन्फिडेटेड डेड, रीजन इन मैडनेस, क्रिटिकल एसेज, द मैन ऑफ लेटर्स इन द मॉडर्न वर्ल्ड। अब देखो टेंशन क्या होता है, टेंशन इन पोइट्री, टेंशन इन पोइट्री इज टेकन फ्रॉम टेट्स द मैन, और ये कौन से वर्क से लिया गया है, द लेटर इन द मॉडर्न वर्ल्ड। अब देखो किसी भी पोइट्री में दो तरीके के मीनिंग होते हैं, एक होता है हमारा एक्सटेंटिव मीनिंग, एक्सटेंशन वाला मीनिंग, और एक होता है हमारा इंटेंशन वाला मीनिंग। ठीक है, अब एलन टेट बोलता है कि गुड पोइट्री वही होती है जिसके अंदर ये दोनों के दोनों मीनिंग हो, ये दोनों के दोनों मीनिंग हो, वही अच्छी पोइट्री मानी जाती है। अब देखो जो हमारा एक्सटेंटिव मीनिंग होता है वो होता है हमारा डिनोटेटिव मीनिंग, वी कैन से दैट लिटरल मीनिंग, कि किसी भी पोइट्री को पढ़ के उसके वर्ड से जो हमें पता चल रहा है, जो उसका पर्टिकुलर डिक्शनरी मीनिंग होता है, दैट इज एक्सटेंटिव मीनिंग। एंड द इंटेंटिव मीनिंग कौन सा होता है, इंटेंटिव मीनिंग होता है हमारा कॉनोटेटिव मीनिंग, जो हम सेंस हमें मिलती है कि देखा जाए यार इसका मतलब तो ये भी हो सकता है, इसका मतलब ये भी हो सकता है। अब अगर हम किसी, अब जैसे कि हम एग्जांपल लेके चलते हैं जेन ऑस्टन का रेड रूम वाला कॉन्सेप्ट, उसमें क्या था कि रेड रूम वाले कॉन्सेप्ट से जब कोई पढ़ता है उसको, तो हम उससे ये मतलब अगर हम चार बच्चों को ये बोले कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट द रेड रूम इन जेन ऑस्टन, रेड रूम, नो सॉरी नॉट जेन ऑस्टन, आई थिंक इट्स शार्ले ब्रॉन्टे, शार्ले ब्रॉन्टेस जेन आयर, ओके ओके सॉरी माय मिस्टेक माय बैड। वो कॉन्सेप्ट था शार्ले ब्रॉन्टे के जेन आयर में रेड रूम वाला कॉन्सेप्ट। अब क्या होता है कि अगर बच्चों से पूछा जाए तो कोई बोलता है मे बी उसका वहां पे सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हुआ होगा इसलिए उसको रेड रूम बोला गया है, मे बी उसकी जो आंट थी वो उसको वहां पे मारती होंगी, मे बी शायद इस वजह से उसको रेड रूम वाला कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। मे बी कि जब वो मतलब उसकी आंट उसको पनिशमेंट देती थी तो उस रूम में उसको बंद कर दिया जाता था, मे बी शायद वहां पे उसको क्या बोलते हैं बैड ड्रीम्स आते थे, इस वजह से उसको रेड रूम का कॉन्सेप्ट दिया। तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स निकलते हैं, बट यहाँ पे स्पेसिफिकली बात हो रही है पोइट्री की।
ठीक है। अब ये चीज हमेशा याद रखना कि जो न्यू क्रिटिसिज्म है वो मेजरली पोइट्री के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। वो जस्ट मैंने आपको एग्जांपल दिया ताकि आप लोग समझ सको कि एक्सटेंटिव मीनिंग और इंटेंटिव मीनिंग क्या होता है। तो इन्होंने यही बोला है कि एक गुड पोइट्री वो होती है जिसमें कि जो हमारा एक्सटेंशन मीनिंग होता है और इंटेंशन मीनिंग होता है आर इन अ स्टेट ऑफ टेंशन, वही अच्छी पोइट्री मानी जाती है। एक गुड पोइट वही है जो दोनों एलिमेंट्स को एक साथ यूज कर सके। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे। हाँ, इन्होंने जैसे कि बोला हुआ है कि जॉन डन को बहुत ज्यादा इन्होंने प्रेज किया है। इन्होंने बोला है कि जॉन डन की पोइट्री को हम आज तक समझ, मतलब कैसे उन्होंने कैसे डिफरेंट डिफरेंट चीजों को कंपेयर करके आपस में उन्होंने मतलब कैसे लवर्स को कंपास के साथ कंपेयर किया है, तो अलग अलग मीनिंग्स निकल रहे हैं। तो वो सारी की सारी चीजें आ जाती है टेंशन इन पोइट्री। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग विलियम एम्सन पे। विलियम एम्सन जो हमारे इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिक हैं, ये इनका ये फंडामेंटल मतलब हिज बेस्ट वर्क कौन सा है इनका, सेवन टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटी, दैट इज पब्लिश्ड इन 1930। तो जोनाथन बेट हैज रिटन दैट द थ्री ग्रेटेस्ट इंग्लिश क्रिटिक ऑफ 18th, 19th एंड 20th सेंचुरी आर जॉनसन, हेजलिट एंड एम्सन। तो इनको वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिक भी माना जाता है, ठीक है। उसके बाद इनके मेजर वर्क्स या मेजर टर्म्स कौन सी, पहले तो इनका एम्बिग्विटी ही है। एम्बिग्विटी का क्या मतलब होता है, वीकनेस, क्लैरिटी ना होना, अनसर्टेनिटी इज एम्बिग्विटी। सो इनका जो वर्क है सेवन टाइप ऑफ एम्बिग्विटी, अ लिटरेरी वर्क, अ वर्क ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म विच वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1930। तो ये एक फाउंडेशनल वर्क माना जाता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म स्कूल का। उसके बाद अगर हम आ जाएं तो इन्होंने जो सेवन टाइप ऑफ एम्बिग्विटी, ये क्या बोलते हैं कि जो ऑथर है वो जानबूझ के वेगनेस का यूज करता है किसी भी वर्क में उसको अच्छा या किसी लेवल का बनाने के लिए। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, एम्सन रीड पोइट्री एज एन एक्सप्लोरेशन ऑफ कन्फ्लिक्ट्स विद इन ऑथर। ऑथर के अंदर कुछ कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, ऑथर के अंदर कुछ डिलेमा होता है, उस डिलेमा को ऑथर यूज करता है इंटेंशनली उस पोइट्री के अंदर, उसमें इंट्रिंसिक एलिमेंट्स लाने के लिए। उसके बाद अगर हम देखा जाए तो हमारी सेवन टाइप ऑफ एम्बिग्विटी कौन कौन सी होती है, हमारी एम्बिग्विटी हो गई, जैसे फर्स्ट टाइप ऑफ एम्बिग्विटी हो गए हमारे मेटाफर, ठीक है। when two things are said to be like which have different properties, this concept is similar to of that metaphysical conceit। अब जैसे कि देखा जाए मेटाफिजिकल कंसीट से हम अगेन जॉन डन पे अगर आते हैं, उनकी चाहे कैनोनाइजेशन पोइट्री है या कोई और पोइट्री है, जैसे उन्होंने लवर्स को कंपास से कंपेयर किया, उसमें क्या हुआ था कि आप मतलब इट्स अ वेरी अननेचुरल थिंग कि आप लवर्स को कंपास से कंपेयर कर रहे हो। तो सेम चीजें, तो मेटाफर का यूज करना तो हमारी फर्स्ट एम्बिग्विटी हो जाती है। उसके बाद टू और मोर मीनिंग आर रिजॉल्व्ड इनटू वन। Emerson characterizes this as using two different metaphors at once। अब दो मेटाफर्स को एक साथ यूज कर देना, ये भी उसका एक पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट क्या है इसका, कि टू आइडियाज दैट आर कनेक्टेड थ्रू कॉन्टेक्स्ट कैन बी गिवन इन वन वर्ड साइमल्टेनियसली। अब सेम एक ही टाइम पे दो अलग अलग आइडियाज को या दो आइडियाज को कनेक्ट करके एक ही वर्ड में यूज कर देना, दैट इज थर्ड पार्ट। उसके बाद आ जाता है टू और मोर मीनिंग दैट डू नॉट अग्री बट कंबाइन टू मेक अ क्लियर कॉम्प्लिकेटेड स्टेट इन माइंड इन ऑथर। अब कुछ ऐसी चीजें होती हैं या ऐसे मीनिंग्स होते हैं जो कि जिनको कंबाइन करने के बाद वो अग्री तो नहीं करते बट स्टिल वो एक सेंस बनाते हैं उस चीज में। उसके बाद आ जाता है ऑथर इज डिस्कवरिंग हिज आइडिया इन द एक्ट ऑफ राइटिंग। एम्सन डिस्क्राइब्ड सिमिली। अब सिमिली हम सबको पता है कि क्या होता है, सिमिली में क्या होता है, जैसे कि मैंने बोल दिया कि हर फेस इज लाइक अ मून, ठीक है। तो जो लाइक, एज, सच, जो ये हम वर्ड्स यूज करते हैं कंपेयर करने के लिए दो चीजों को, वो होता है हमारा सिमिली। तो इसमें क्या होता है कि जो सिमिली होता है, सिमिली ऑथर यूज करता है जानबूझ के टू प्रोवाइड और टू रेज दैट एम्बिग्विटी इन दैट पर्टिकुलर टेक्स्ट और इन पर्टिकुलर पोएम। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा व्हेन अ स्टेटमेंट सेज नथिंग एंड द रीडर्स आर फोर्स्ड टू इन्वेंट अ स्टेटमेंट ऑफ देयर ओन, मोस्ट लाइकली इन कन्फ्लिक्ट विद दैट ऑफ ऑथर। अब क्या होता है कि जानबूझ के एम्बिग्विटी क्रिएट करना, वो क्यों, बिकॉज क्योंकि वो स्टेटमेंट कुछ बोलती नहीं है बट स्टिल जो जो रीडर्स होते हैं वो उसको स्टिल एनालाइज करते हैं, उनको फोर्स किया जाता है कि वो अपने आप से ही कोई आइडिया निकाले। मतलब कभी कभार क्या होता है कि ऑथर की कोई इंटेंशन नहीं होती वैसा लिखने की, बट स्टिल हम एज अ रीडर हम वो कॉन्टेक्स्ट बाहर निकाल के लेके आते हैं। उसके बाद आ जाता है टू वर्ड्स दैट विद इन द कॉन्टेक्स्ट आर ऑपोजिट दैट एक्सपोज अ फंडामेंटल डिविजन इन द ऑथर्स माइंड। अब देखो घूम फिर के ये सारी चीजें हमें इनका अंदर का इतना याद करने की जरूरत नहीं है, वी जस्ट नीड टू कीप दैट इन माइंड कि जो सेवन टाइप ऑफ एम्बिग्विटी वर्क है ये किसका है, ये विलियम एम्सन का है और इसका टाइम पीरियड याद रखना है हमें, ठीक है। उसके बाद अगर हमसे ये पूछा जाए कि
which theorist has used the concept of metaphor, simile in the ambiguity concept, वो वाली चीजें आ जाती, तो you will get an idea कि ये वर्क जो हमारा किसने दिया है, वो विलियम एम्सन ने दिया है। एम्बिग्यूटी की बात किसने की है, विलियम एम्सन ने की है। उसके बाद हम आ जाते हैं हमारे क्लिंट ब्रूक पे। क्लिंट ब्रूक हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरिस्ट हैं, जिन्होंने हमारा पैराडॉक्स का कॉन्सेप्ट दिया है। अब पैराडॉक्स क्या होता है? पैराडॉक्स अ थिंग इज, दो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स होते हैं जो आपस में बिल्कुल एक दूसरे को ऑपोजिट में जाती है, बट स्टिल दे मेक सेंस। अब जैसे कि पैराडॉक्स का हम एक अच्छा सा एग्जांपल लेके चले, तो हम अगर हम बोल सकते हैं दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड। अब एंड तो ऑलरेडी एंड होता है, तो एंड की शुरुआत कैसे हो सकती है जब वो खुद में ही एक फिनिश वाली चीज हो गई? तो बट स्टिल ये चीज मान जाती है। अब जैसे कि मैं बोल दूं ही इज अ लिविंग डेड, अब लिविंग डेड का क्या मतलब होता है? मे बी उसके साथ कुछ ऐसा हुआ है, या उसके साथ कुछ मतलब मे बी ही और शी इज समवन हु इज गोइंग थ्रू अ वेरी रफ फेज, तो वो बोलते थे ना कि वो जिंदा लाश की तरह बन चुका है, मे बी तो वो वाली चीजें हो जाती। तो लिविंग और डेड दोनों को साथ में यूज करना, इट्स अ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, बट स्टिल दे अनकवर अ डीपर मीनिंग। अब देखा जाए तो लिविंग डेड के अंदर ही एक डीपर मीनिंग है कि दैट पर्सन इज गोइंग थ्रू सम काइंड ऑफ वेरी हार्श फेज इन हिज लाइफ, तो अभी उनको बिल्कुल वो फील नहीं हो रहा है कि वो अच्छे से किसी से बात करे या अच्छे से जी। तो वो वाला जो पैराडॉक्स का कॉन्सेप्ट है वो क्लेनेथ ब्रूक ने दिया, और क्लेनेथ ब्रूक का मानना है कि जो ये पैराडॉक्स है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज इन पोइट्री। ठीक है, उसके बाद देखो हम क्लेनेथ ब्रूक पे आ जाते हैं। ये इनका टाइम पीरियड है 1906 टू 1994। He was American literary critic and professor. He is best known for his contribution to new criticism. अब देखो इनका जो वर्क है द वेल रोट अर्न, ठीक है, स्टडीज इन द स्ट्रक्चर ऑफ पोइट्री, ये एक कलेक्शन है। इसमें बहुत सारे एसेज हैं, ये कलेक्शन है एसेज की जो कि क्लेनेथ ब्रूक ने लिखा है एज अ पार्ट ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म, कि कैसे किसी पोइट्री को एनालाइज करना चाहिए, क्या हमें ध्यान रखना चाहिए, क्या हमें मतलब किस चीज को हमें रिमूव कर देना चाहिए। अब इनका सबसे देखो यहाँ पे आ जाता है मॉडर्न पोइट्री एंड ट्रेडिशन। उसके बाद आ गया आर्ग्यू फॉर द सेंट्रलिटी ऑफ एम्बिग्यूटी एंड पैराडॉक्स एज अ वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग पोइट्री। अब इनका एक और कॉन्सेप्ट जो हम आगे पढ़ने वाले हैं दैट इज हर्शी ऑफ पैराफ्रेज। अब हर्शी ऑफ पैराफ्रेज वो एक ऐसे का नाम है जो इनकी बुक में आया था द वेल रोड अर्न में। अब देखो नीचे अगर हम चले, देखो इनके मेजर वर्क्स क्या क्या है। अंडरस्टैंडिंग पोइट्री जो इन्होंने मिलकर लिखी थी आरपी वेरन के साथ। इनके अंडरस्टैंडिंग पोइट्री एक वर्क और है जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग फिक्शन। जैसे अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, हम लिख देते हैं अंडरस्टैंडिंग फिक्शन। ठीक है, ये भी एक वर्क है जो इन्होंने आरपी वेरन के साथ ही मिलकर लिखा है। उसके बाद इनका है मॉडर्न पोइट्री एंड ट्रेडिशन। उसके बाद है वेल रोड अर्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी डेट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके अंदर ही हम आगे जो कॉन्सेप्ट आएगा वो करेंगे दैट इज हर्शी ऑफ पैराफ्रेज। अब देखो हर्षी क्या होता है? हर्षी का मतलब अगर हम लिटरल मीनिंग देखा जाए तो उसका मतलब होता है मूर्खता। अब बात क्या होती है कि क्लेनेथ ब्रूक का मानना ये है कि एक जो पोइट्री है उस पोइट्री को हम पैराफ्रेज नहीं कर सकते। उस पोइट्री के खुद के एलिमेंट्स है, उसकी एक स्ट्रक्चर है, उसकी एक रिदम है। अब उस रिदम को, उस स्ट्रक्चर को अगर आप बिल्कुल क्लोज पॉसिबल वे में अगर आप पैराफ्रेज करते हैं तो उसका मतलब ही चेंज, मतलब एक वो पोइट्री नहीं रहेगी, फिर वो फिर प्रोज में चेंज हो जाएगा। तो इनका मानना है, क्लेनेथ ब्रूक आर्ग्यूज दैट मीनिंग इन पोइट्री इज इररिड्यूसिबल बिकॉज अ ट्रू पोएम इज अ सिमुलाक्रम ऑफ रियलिटी। अब वो ऑब्वियस, वो खुद में ही जो पोइट्री है वो खुद में ही एक ऑटोटेलिक ऑटोनोमस आइडेंटिटी है। व्हाई समवन इज पैराफ्रेजिंग दैट एंड दैट थिंग इज हर्सी। तो इसीलिए उन्होंने बोला है कि यहाँ पे कि बुक एम्फेसाइज स्ट्रक्चर, टेंशन, बैलेंस एंड आयरनी ओवर मीनिंग, स्टेटमेंट एंड सब्जेक्ट मैटर। अब देखा जाए तो प्रोज और पोइट्री में डिफरेंस ही क्या होता है? उनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है, उनके रिदम में डिफरेंस होता है। तो अब अगर उसी को हम लोग पैराफ्रेज कर देंगे, उसकी अगर हमने स्ट्रक्चर ही चेंज कर दी तो मतलब उसका मीनिंग भी चेंज हो गया है। ही रिलाइड ऑन कंपैरिजन विद नॉन वर्बल आर्ट इन ऑर्डर टू शिफ्ट डिस्कशंस अवे फ्रॉम समराइजेबल कंटेंट। ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे चले तो हमारा फिर आ जाता है नेक्स्ट आरपी वेरन। आरपी वेरन अमेरिकन पोइट थे। ये 1905 टू 1989 इनका टाइम पीरियड है। नॉवेलिस्ट एंड लिटरेरी क्रिटिक, वन ऑफ द फाउंडर ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म। अब ही वाज आल्सो चार्टर मेंबर ऑफ फेलोशिप ऑफ सदर्न राइटर्स। ठीक है, ये भी उसमें हम जो हमने फ्यूजिटिव वाला पढ़ा था उसमें ये भी मेंबर थे। उसके बाद ही रिसीव्ड 1947 पुलित्जर प्राइज फॉर नॉवल ऑल द किंग्स मैन 1946 एंड मतलब इनको 3 बार पुलित्जर मिला है। हमें याद रखना है कि विच वन ऑफ द राइटर हु हैज बीन अवॉर्डेड 3
टाइम पुलित्जर, तो दैट इज आरपी वेरेंट। अब इनके वर्क कौन कौन से आ गए हैं हमारे पास, जो हमने ये पहले किया है कि अंडरस्टैंडिंग पोइट्री, दैट ही हैज रिटन विद कोलैबोरेशन ऑफ क्लिनिथ ब्रुक। उसके बाद इनका एक वर्क है अंडरस्टैंडिंग फिक्शन, ऑल द किंग्समैन, जिनको इनको पुलित्जर मिला है इसके लिए, वर्ल्ड इनफ एंड टाइम 1950, हु स्पीक फॉर द निग्रो 1965। उसके बाद आ जाते हैं हमारे जॉन क्रो रैंसम। अब हमने ये किया था कि न्यू क्रिटिसिज्म का नाम ही इनके ऐसे से पढ़ा है, इनके वर्क से पढ़ा है, जो 1941 में इन्होंने लिखा था, द न्यू क्रिटिसिज्म। अब इनका टाइम पीरियड है 1888 टू 1974। ही वॉज एन अमेरिकन एजुकेटर, स्कॉलर, लिटरेरी क्रिटिक, पोइट एंड एसेइस्ट। He is considered to be the founder of the new criticism school, obviously भाई, अब इनके वर्क से ही न्यू क्रिटिसिज्म की थ्योरी को अपना नाम मिला है, तो ये ऑब्वियसली वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स हैं। उसके बाद देखा जाए तो इनके वर्क्स कौन कौन से हैं, हम नीचे देख लेते हैं। इनके वर्क्स हैं पोएम अबाउट गॉड, ठीक है, ये इनका एक वर्क हो गया। उसके बाद है इनका गॉड विदाउट थंडर। उसके बाद है इनका 1930 में जो आया था ये गॉड विदाउट थंडर, द वर्ल्ड्स बॉडी, देन न्यू क्रिटिसिज्म। इनका एक और वर्क है जो बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, दैट इज क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म इंक। ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, ये कई बार मैच द फॉलोइंग में भी आया है, ये वैसे भी पूछा जाता है कि क्रिटिसिज्म इंक किसका वर्क है, तो हमें याद रखना है कि ये जॉन क्रो रैंसम का वर्क है। अब इसके मेजर आइडियाज कौन से हैं हमारे, फिजिकल पोएम, प्लेटोनिक पोएम, मेटाफिजिकल पोएम। अब फिजिकल पोएम कौन सी पोएम होती है, जो मतलब कि मटेरियलिस्टिक थिंग्स को या फिर किसी फिजिकल फॉर्म को दर्शाती है, ठीक है, वो हमारे फिजिकल पोएम में आ जाएगी। प्लेटोनिक पोएम इज समहाउ जो हम बात करते हैं जैसे प्लेटोनिक लव के बारे में, इन चीजों के बारे में, दैट इज प्लेटोनिक पोएम। उसके बाद हमारा मेटाफिजिकल हमें पता ही है, जहां पे हमें कंसीट का यूज होता है, विट का यूज होता है, हम अलग तरीके से बियॉन्ड नॉर्मल या फिर बियॉन्ड मतलब उसमें फिजिकल वर्ल्ड जब हम चले जाते हैं, जब अपनी पोइट्री को किसी और चीज से कंपेयर करते हैं, वो हो जाता है हमारा मेटाफिजिकल वाला थिंग, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं, एक और चीज याद रखना है कि जैसे हमने जो पहले बात की थी, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, जैसे कि हमने जब एलन टेट की टेंशन थ्योरी के बारे में बात की थी, मुझे अभी याद आया, उसमें क्या होता है कि जैसे अगर हम एक और एग्जांपल लेके चले टेंशन थ्योरी का, तो सबसे अच्छा एग्जांपल है जैसे टू हिज कॉय मिस्ट्रेस, जो एंड्रू मार्वेल की मेटाफिजिकल जो पोइट्री है। अब उसके दो तरीके के मीनिंग निकलते हैं, एक होता है हमारा एक्सटेंटिव मीनिंग, कि जो सेंसुअल है, अगर उसको देखा जाए, अगर हम सरफेस मीनिंग उसका देखें, डिक्शनरी मीनिंग देखें, तो दैट पोइट्री इज वेरी सेंसुअल इन नेचर। बट अगर हम उसके डीपर मीनिंग पे जाते हैं, हम उसके इंटेंटिव मीनिंग पे जाते हैं, तो वो इंटेंटिव मीनिंग क्या होगा कि वो स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात कर रहा है। वो उनका बोलना ये है कि जो हमारी फिजिकल अपीयरेंस है वो हमेशा हमारे साथ नहीं रहती है, ठीक है। टाइम पीरियड, टाइम की बात की हुई कि समय बहुत बलवान होता है, उसके आगे किसी की भी नहीं चलती। अगर हम डीपर मीनिंग देखी जाए, वो अपने लवर को कैसे मतलब किस तरीके से मना रहा है, या फिर अपने लवर को किस तरीके से बोल रहा है कि टाइम हमारा साथ नहीं देगा, तो वो बहुत ही, अगर हम डीपर मीनिंग में जाए, तो दैट पोइट्री इज नॉट, मतलब दैट पोइट्री इज सेंसुअल बट नॉट एज टू सच कॉन्टेक्स्ट, कि सिर्फ सेंसुअल ही नहीं है, इट हैज सम डीपर मीनिंग ऑल्सो, ठीक है। लेट्स कम अगेन टू दिस पॉइंट, विलियम के विमसेट एंड मॉनरे ब्यूर्डस्ले। अब ये दोनों के दोनों का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है, दैट इज वर्बल आइकन। इन दोनों ने ही, ये बहुत बार नेट में क्वेश्चन आता है, इनसे पूछा जाता है अफेक्टिव फैलेसी एंड इंटेंशनल फैलेसी, कि ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है, ये कॉन्सेप्ट होता क्या है और कौन से वर्क में आया था, ठीक है। तो अब ये क्या है, जो ये इनका विमसेट इज ऑफन एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेंशनल एंड अफेक्टिव फैलेसी। और ये ऐसे कहा, ये जो दो के दो एसेज हैं, ये किसके अंदर लिखे गए थे, वर्बल आइकन के अंदर, जो आया था 1941 में। इट्स अ सीरीज ऑफ एसे, जो वर्बल आइकन है, स्टडीज इन द मीनिंग ऑफ पोइट्री, इस सीरीज ऑफ एसे, और इसके अंदर ही दो एसेज आए थे, दैट इज अफेक्टिव फैलेसी एंड इंटेंशनल फैलेसी। उसके बाद देखा जाए तो इसकी मेजर टर्म, जैसे कि हमारे इंटेंशनल लोग इफेक्टिव करते हैं हम लोग, ये होता क्या है। उसके बाद कॉन्क्रीट यूनिवर्सल। कॉन्क्रीट यूनिवर्सल क्या होता है, विमसेट अटेम्प्ट्स टू डिटरमाइन हाउ स्पेसिफिक और जनरल दैट इज अ वर्बल रिप्रेजेंटेशन मस्ट बी इन ऑर्डर टू अचीव अ पर्टिकुलर इफेक्ट। सो व्हाट इज द, फॉर एग्जांपल, बिटवीन रेफरिंग अ पर्पल काउ। अब देखो पर्पल काउ क्या होता है, कि पर्पल काउ में अगर हम बोले कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो बिल्कुल ही आई कैचिंग होता है, ठीक है। तो कॉन्क्रीट यूनिवर्स, अब जैसे कि मान लो कि काउ पर्पल जो फ्रेज है, वो यूज ही इस चीज के लिए किया जाता है कि आप कैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टैंड आउट करते हो किसी चीज में, ठीक है। विमसेट अटेम्प्ट टू रिजॉल्व व्हाट इज दैट मेक्स पोइट्री डिफरेंट फ्रॉम अदर फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब देखो सीधी सी बात है, कोई आर्टिकल है, कोई स्पीच है, कोई मतलब हमने कोई नॉवल पढ़ा, हमने कोई फिक्शन पढ़ा,
उसकी जो फॉर्म है, राइटिंग फॉर्म है, वो पोइट्री से डिफरेंट कैसे है, उसके स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है, उसके रिदम में डिफरेंस होता है, उसमें हम और उसकी बिल्कुल हम उसका लिखने का तरीका पैटर्न अलग होता है, उसमें हम चीजें अलग तरीके से यूज करते हैं। तो वो इन्हीं चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं कि ये हमारा मॉनरॉय का अलग से इनका इन्होंने बताया हुआ है कि इनके वर्क्स कौन कौन से हैं, जैसे कि प्रैक्टिकल लॉजिक 1950, एस्थेटिक्स एंड इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट 1958 और एस्थेटिक अ शॉर्ट हिस्ट्री। ठीक है, अब बस इनको ये है कि अपना माइंड में रखना कि ये वर्क किसके हैं, अदरवाइज ये इतने एक्सट्रीम में आपको मतलब डीप में जाने की ज्यादा जरूरत है नहीं। अब आ जाते हैं हम लोग हमारे इंटेंशनल फैलेसी पे। अब इंटेंशनल फैलेसी क्या होती है, देखो, intentional fallacy was formulated by Vincent and Beardsley in essay The Verbal Icon 1946 as the mistake of attempting to understand the author's intention while when and interpreting a literary work। अब देखो, इसमें सिंपल भाषा में इसको समझते हैं कि इंटेंशनल फैलेसी क्या होता है। इंटेंशनल फैलेसी का मतलब होता है कि जब किसी ऑथर की जो इंटेंशन है, अब जो ऑथर ने जिस इंटेंशन से लिखा है उसी इंटेंशन से आप उसको पढ़ रहे हो, दैट इज इंटेंशनल फैलेसी। कि अपने आप की जो हमारी इंटरप्रिटेशन है वो इंटरप्रिटेशन इन्फ्लुएंस हो रही है, मतलब हमने सॉलिडली सिर्फ उस वर्क के इंट्रिंसिक फीचर्स को या उस वर्क की क्वालिटी को नहीं ना देख के हम ऑथर की इंटेंशन से इन्फ्लुएंस होके उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं या फिर उसको एनालाइज कर रहे हैं। तो ये बोलते हैं कि ऑथर की जो इंटेंशन है उसको हमें नहीं देखना है, उसके इन्फ्लुएंस से बाहर आके किसी वर्क की इंट्रिंसिक फीचर्स, उसके क्वालिटीज, क्योंकि द टेक्स्ट इज कंप्लीट इन इटसेल्फ, न्यू क्रिटिसिज्म यही तो बोलता है। तो यही हमारा मानना है कि इंटेंशनल फैलेसी में हमें ऑथर की इंटेंशन से बाहर निकलना है कि अगर शेक्सपियर उदास था तो उसने उस टाइम पे ये लिखा कि वो ताकि लोगों के अंदर इस तरीके का इमोशन पैदा कर सके, नहीं, वो ये बोल रहा है कि अपनी खुद की चीजों को लेके आओ, खुद की उसके फीचर्स पे ध्यान दो कि किसी टेक्स्ट की क्वालिटी कैसी है, उसके एलिमेंट्स कैसे हैं, उसमें सिंबलिक कैसा यूज किया है, सिंबलिज्म किस टाइप का यूज हुआ है, इमेजरी किस टाइप की यूज हुई है, फिगर ऑफ स्पीच किस तरीके से यूज किए गए हैं, एक ऑथर कितने लिमिट तक अपनी विट को और कंसीट को उसमें यूज कर सकता है, वो होती है हमारी इंटेंशनल फैलेसी। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट, दैट इज अफेक्टिव फैलेसी। अफेक्टिव फैलेसी, अब देखो, अगर ये होता है, अगर मान लो किसी कोई लड़का है या कोई लड़की है जिनका दिल टूटा हुआ हो और वो फिर एकदम से कोई सैड पोइट्री पढ़ ले, ठीक है, तो उस टाइम पे अरे वाह, ये तो कितनी अच्छी लिखी हुई है, ये तो बिल्कुल मेरी मतलब चीजों को दिखा रही है कि जो जो मैं फील कर रहा हूँ एग्जैक्टली वही चीज बोल, तो वो इन्फ्लुएंस हो गया। तो वहां पे हमारे इमोशनल हिंडरेंस आ जाती है कि जो हमारे फीलिंग्स हैं, जो हमारे इमोशंस हैं, वो हिंडर कर रहे हैं किसको, उस मीनिंग को, जो हम उसको पोइट्री को एनालाइज करेंगे। देखो, इसमें लिखा हुआ है ना कि literary criticism used to refer to supposed error of judging or evaluating a text on the basis of its emotional effects on a रीडर। अब हो सकता है अगर उसके साथ वो चीज ना हुई हो, फिर वो अगर वो पोइट्री पढ़ता तो उसको बहुत नॉर्मल लगे, वो कि ये बहुत आम सी पोइट्री, इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है, बट स्टिल हमारे इमोशंस कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं इन चीजों को। तो इन दोनों का, मॉनरॉय बियर्डस्ले का और डब्ल्यू के विम्सेट का, ये मानना है कि ये दो तरीके की जो फैलेसीज है, द फर्स्ट वन इज इंटेंशनल फैलेसी, सेकंड वन इज अफेक्टिव फैलेसी, इन दोनों से ही हमें बाहर निकल के किसी पर्टिकुलर वर्क को जज करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट थ्योरिस्ट पे, दैट इज एफ आर लिवाइस, फ्रैंक रेमंड, जिनको एफ आर लिवाइस भी बोला जाता है। इनका टाइम पीरियड है 1895 टू 1978। इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिक, अर्ली टू मिड 20th सेंचुरी। ही टॉट फॉर मच एज हिज करियर डाउनिंग कॉलेज। अच्छा ठीक है, चलो इसके बारे में ये आप पढ़ लीजिएगा इसमें। उसके बाद आ जाते हैं, हाँ, इनका एक पीरियोडिकल है स्कर्निटी। ठीक है, ये बहुत बार नेट के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ये जो पीरियोडिकल है ये किसके मतलब उसमें आती है, मतलब कौन सा जो थ्योरिस्ट है जिन्होंने इसको स्कर्निटी जर्नल को स्टार्ट किया था। ठीक है, ये एक क्रिटिकल क्वार्टरली जर्नल है दैट ही एडिटेड अंटिल 1953। तो कहीं पे भी ये आ जाए कि स्कर्निटी जो मैगजीन है, ये जो पीरियोडिकल है, वो किसके साथ एसोसिएटेड है, तो आंसर होगा हमारा एफ आर डिवाइस। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखा जाए, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो वर्क लिखा था द ग्रेट ट्रेडिशन, उसमें क्या किया था, इन्होंने उन मेजर राइटर्स को या नॉवेलिस्ट को लिया था कि जिन जो एफ आर लिवाइस के अकॉर्डिंग जिनका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा हाई है। ठीक है, अब वो जो कैनन राइटर्स होते हैं, जो एक पर्टिकुलर जिन्होंने जिनका कंट्रीब्यूशन सोसाइटी में या फिर जिनका वो कंट्रीब्यूशन लिटरेचर में बहुत हद तक ज्यादा रहा है, जिनका मेजर इन्फ्लुएंस रहा है, वो इन्होंने इसमें डाले हैं। लिवाइस इज अल्टीमेटली डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम देम सिंस ही नेवर अडॉप्टेड। अच्छा हाँ, एक और चीज है कि जो ये कॉन्सेप्ट है
जो लिवाइस वो न्यू क्रिटिसिज्म के अंदर लिए तो जाते हैं, बट एज सच उनका कभी कोई डायरेक्ट लिंक नहीं रहा एफआर लिवाइस का न्यू क्रिटिसिज्म के साथ, क्योंकि इन्होंने कभी भी खुद को किसी थ्योरी के साथ या किसी पोएम की किसी थ्योरी के साथ खुद को अटैच, मतलब खुद को कभी भी सेल्फ कंटेन नहीं किया उस चीज के साथ। ठीक है, उसके बाद देखो इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि इनका एक जो वर्क है, आगे अगर हम आए, ये देखो इंग्लिश नॉवल जो ग्रेट ट्रेडिशन है, ही ट्रेस्ड दिस क्लेम ट्रेडिशन थ्रू। अब इन्होंने कौन कौन से राइटर्स लिए थे जो उस ग्रेट ट्रेडिशन में आते हैं या जिनका कंट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू एफ आर लेवाइस बहुत ज्यादा रहा है, दैट इज जेन ऑस्टन, जॉर्ज इलियट, हेनरी जेम्स, जोसेफ कॉनरेड। अब इसके साथ साथ इन्होंने कुछ राइटर्स हैं जो मेजर राइटर्स, हमारे हिसाब से बहुत मेजर राइटर्स है जिनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा रहा है, बट इन्होंने उनको एक्सक्लूड कर दिया था, एंड दोज राइटर्स वर चार्ल्स डिकिंस, लॉरेंस स्टर्न्स, थॉमस हार्डी, और बट इन्होंने बोला भी था कि डिकिंस एज अ मियर एंटरटेनर, उन्होंने बोला था कि उन्होंने एज सच कोई कंट्रीब्यूशन इतना सोसाइटी में या फिर लिटरेचर में इतना दिया नहीं है, ही वाज जस्ट अ मियर एंटरटेनर, एंटरटेनमेंट के पर्पज से वो लिखते थे। बट इवेंचुअली फॉलोइंग द री इवेल्युएशन ऑफ डिकिंस बाय एडमंड विल्सन एंड जॉर्ज ऑरवेल, लिवाइस चेंज हिज पोजीशन इन पब्लिशिंग डिकिंस। अब इनका एक आया था ना डिकिंस द नॉवेलिस्ट 1970, इनका एक वर्क आया था। अब एडमंड विल्सन ने और जॉर्ज ऑरवेल ने उनके मतलब उनकी हेल्प की इन री इवेल्युएशन ऑफ डिकिंस। उसके बाद इन्होंने फिर अपना माइंडसेट चेंज कर दिया, उसके बाद इन्होंने क्या बोला कि डिकिंस के ऊपर पर्टिकुलर वर्क लिखा था और फिर उनको भी शामिल किया। उसके बाद इनका एक वर्क द कॉमन परस्यूट अनदर कलेक्शन ऑफ एसेज फ्रॉम स्कर्निटी वाज पब्लिश्ड इन 1952। ये याद रखना है कि कॉमन परस्यूट किसका वर्क है, एफ आर लिवाइस का। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग आरपी ब्लैकमोर। अब आरपी ब्लैकमोर अमेरिकन लिटरेरी क्रिटिक थे, इनका टाइम पीरियड था 1904 टू 1965। इनके मेजर वर्क्स इन पोइट्री क्या हो गया, फ्रॉम जॉर्डन्स डिलाइट 1937, द सेकंड वर्ल्ड, उसके बाद ये इनकी पोइट्रीज हैं। उसके बाद इनकी क्रिटिसिज्म में कौन कौन से वर्क आ जाते हैं, द डबल एजेंट, essay in craft and elucidation, the expense of greatness, studies in the Henry James। अब देखो शिकागो एरिस्टोटेलियंस, अब शिकागो एरिस्टोटेलियंस उनको बोला जाता है कि जो क्रिटिक्स, इनको न्यू एरिस्टोटेलियन भी बोला जाता है। अब इनको न्यू एरिस्टोटेलियन क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये देवर कंप्लीटली इन्फ्लुएंस्ड बाय एरिस्टोटेलियन, जो उनकी थ्योरी थी, ठीक है, उनसे वो बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे, बट दे समहाउ दे आल्सो ट्राइड न्यू थिंग्स। तो वो नया वाला कॉन्सेप्ट और पुराना एरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट उन्होंने मिक्स करके फिर आगे वर्क्स को एनालाइज करना चाहा, इसीलिए इनको न्यू एरिस्टोटेलियन बोला जाता है। तो द शिकागो स्कूल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म वाज अ फॉर्म ऑफ क्रिटिसिज्म ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, बिगेन एट द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, 1930s में स्टार्ट हुआ था, 1950s तक रहा। ठीक है, अब इनको न्यू एरिस्टोटेलियन भी बोला जाता है बिकॉज strong emphasis on Aristotle's concept of plot, कैरेक्टर एंड जॉनर। अब बात ये है कि ये इन तीनों पे फोकस करते थे, ये पार्ट है न्यू क्रिटिसिज्म का somehow, because they were also focusing on like plot, characters, intrinsic features of a text rather than the outer influences or rather than the outer background of a particular text or of particular author or writer। ठीक है, इसके लिए इनको बोला जाता है, हमें याद रखना है। इसमें हमें क्या है, हमें ये याद रखना है कि देखो द न्यू क्रिटिक्स, यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि द न्यू क्रिटिक्स रिगार्डेड द लैंग्वेज एंड पोएटिक डिक्शन एज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बट द शिकागो स्कूल कंसीडर्ड सच मियरली द बिल्डिंग मटेरियल ऑफ पोइट्री। अब ये इन्होंने जो बोला है कि लैंग्वेज हो गया या पोएटिक डिक्शन है, ये ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू न्यू क्रिटिक्स, बट शिकागो स्कूल्स क्या बोलते हैं कि ये जस्ट हमें किसी भी पोइट्री का बिल्डिंग मटीरियल है, कि इनको मतलब ध्यान में रखते हुए पोइट्री लिखी जाती है, तो ये जस्ट उसका एक ब्लूप्रिंट के तरीके से काम करता है, बिल्डिंग मटेरियल है, एग्जैक्टली उनको उसमें नहीं किया जा सकता। उसके बाद लाइक एरिस्टोटल दे वैल्यूड स्ट्रक्चर और फॉर्म ऑफ अ लिटरेरी वर्क एज होल रादर देन कॉम्प्लेक्सिटीज, जस्ट अ सेकेंड, rather than complexities of language. Despite this, Chicago school is considered by some to be the part of new criticism movement। ठीक है, अब इसमें देखो न्यू एरिस्टोटेलियंस में राइटर कौन कौन से आ जाते हैं, थियोरिस्ट कौन कौन से आ जाते हैं, रोनाल्ड एस क्रेन, ये फाउंडर हैं इनके, मतलब इस जो ये हमारा न्यू एरिस्टोटेलियन जो स्कूल है उसके फाउंडर हैं, एल्डर ऑल्सन और रिचर्ड मैकॉन,
और उसके बाद वाइनी बूथ। तो हमें बस न्यू एरिस्टोटेलियन में हमें याद क्या रखना है कि दे समहाउ इज अ पार्ट ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म एंड द लिस्ट ऑफ थ्योरिस्ट दैट कम अंडर न्यू एरिस्टोटेलियन, और इनका फाउंडिंग मेंबर, हमें ये चीजें याद रखनी है, ठीक है। और ये किस टाइम पे आया था, किस टाइम पे क्या किया था, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, डोनाल्ड सैलमन क्रेन इज कंसिडर्ड टू बी द फाउंडर ऑफ द शिकागो एरिस्टोटेलियंस, ठीक है। न्यू एरिस्टोटेलियनिज्म इज अ व्यू ऑफ लिटरेचर एंड रिटोरिक क्रिटिसिज्म प्रोपोगेटेड बाय शिकागो स्कूल्स, ठीक है। ओके, तो हियर वी आर डन विद न्यू क्रिटिसिज्म। उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट थ्योरी करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।